रियासत पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट, आइन, अदालत तमाम चीज़ों को तबाह किसने किया? बलूचिस्तान पर किसका कब्ज़ा है? फ़ौज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कैसा इल्ज़ाम लगाया? माइनस इमरान खान नामुमकिन कैसे है और सियासी मैदान फिर से गर्म कैसे हुआ? आज की गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अगर आप स्टडी, वर्क या विजिट वीज़ा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अभी जीडी कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीज़ा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। क्रिकेट का मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और इसको वजह बना के बेशुमार चीज़ें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस मुल्क की मैशत ठीक ना हो, जहाँ आइन के ऊपर अमल ना हो, जहाँ इंसाफ ना हो, जहाँ मेरिट ना हो, जिस मुल्क के अंदर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब हों, वो सहाफ़ी भी ना हों, फिर इदारे के मालिक हों, वही वज़ीर दाखिला भी हों, किसी के माउथ पीस हों और अनप्रोफेशनल लोग हों और जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, कोई जेल में हो, कोई कमेंट्री कर रहा हो, उसे चेयरमैन पीसीबी ना बनाया जाए, तो उस मुल्क के अंदर कोई कप्तान, कोई खिलाड़ी, वो लोग उस तसल्ली से, उस तरीके से नहीं देख सकते। रहने वाले उस मुल्क की क्रिकेट टीम हो, उस मुल्क की कोई फ़ौज हो, उस मुल्क के कोई सियासतदान हों, तो वो उस तरह से अपना काम नहीं कर सकते जिस तरीके से उनको करना चाहिए, क्योंकि आप ज़हनी तौर के ऊपर, दिली तौर के ऊपर उतने मजबूत नहीं होते। आप कन्फ्यूज डॉट कॉम होते हैं, जिस तरह से आपको देखा गया हमने क्रिकेट मैच के अंदर। भारत की जानिब से जो क्रिकेट खेली गई वो देखिए, और जो पाकिस्तानी लोगों ने क्रिकेट खेली, खिलाड़ियों ने, वो देखिए। उसकी वजह उस पूरे मुल्क का इन्वायरमेंट था, जिसमें इकॉनमी शामिल है, जिसमें इंसाफ का सिस्टम है, जिसमें बाकी चीज़ें हैं, जिसमें मेरिट है। अब एक कोहली को देख लीजिए और बाकी पूरी पाकिस्तान की टीम को देखिए, तो उसके अंदर ज़मीन और आसमान का वाज़ेह और खुला तज़ाद नज़र आता है। तो मैं बात समझाने और करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब तक किसी मुल्क के अपने हालात ठीक ना हों, उस मुल्क का कोई इदारा, चाहे वो क्रिकेट ही क्यों ना हो, अगर वहाँ पे मेरिट ना हो, तो वो इदारे उस तरह से काम नहीं कर सकते जो कि हमें देखने को मिला। फिर क्रिकेट का हीरो आपने जेल में डाला हो, नाम उसका इमरान खान हो, और फिर आप ये देखें कि चैंपियन ट्रॉफी के आप मेज़बान हों, तो आप कुछ कर गुजरेंगे। तो ऐसे नहीं होता। जिन लोगों से मोटिवेशन लेनी है, वो अगर जेल में पड़े हैं, तो खेलने वाले वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी जीत के कौन से उनको चार चांद लग जाएंगे? किसी ने क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी तहरीर लिखी है, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा चूँकि ये बड़ी तवील है, लेकिन मैच हारने से बदनामी किसकी हुई? उनकी, जिन्होंने इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी थी फौजी कैंप के अंदर, उनकी बदनामी हुई जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। फिर बाबर आजम के हवाले से मेरी एक वीडियो आपने गोरख धंधा पे देखी होगी, मैंने दोबारा इसको 5 सालों के बाद लगाया। मैं वही शख्स, वही सहाफ़ी, वही अबरार कुरैशी हूँ जिसने 2019 में जो इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वार्म अप मैच था, जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था। और मैंने ही बाबर आजम से ये सवाल किया था कि आप लोग अपनी ज़ात के लिए खेलते हो। उस वक्त ट्रोलिंग की गई, बेशुमार चीज़ें हुई, मेरे ऊपर बड़ी तनकीद की गई, लेकिन आज 5 सालों के बाद वो दोबारा वीडियो लगाई, 18 लाख लोग उसको देख चुके हैं। तो आज 5 साल लगे मुझे अपने ही उस सवाल को, अपनी ही बात को दुरुस्त साबित करने के लिए। तो क्या जो खिलाड़ी ना खेल रहा हो, वो चाहे विराट कोहली हो, चाहे बाबर आजम हो, उससे कप्तानी छीन लेनी चाहिए, उसे रेस्ट देनी चाहिए, उसे एहसास दिलाना चाहिए कि भाई आप अच्छे खिलाड़ी हो, लेकिन इस वक्त आप अच्छे नहीं खेल रहे, तो लिहाजा अपने आप को सुधारिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। तो इस मुल्क के अंदर कोई भी जायज़ तनकीद जो है वो अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करता। मैं आज एक क्लिप देख रहा था अहमद मीर साहब का, इलेक्शन की जो ट्रांसमिशन थी उसके दौरान का, कि जरदारी साहब ने उनको फ़ोन किया, उनको बुलाया अपने पास, और ये बड़ा अहम किस्सा है, इसको सुनिएगा कि आओ हामिद मीर मुझसे मिल लो। तो जब हामिद मीर मिलने के लिए वहाँ पे चले गए, तो पहले देखा कि वो जो मेन ऑफिस है सदर पाकिस्तान का, उसमें नहीं है। फिर दूसरे कमरे में गए, फिर तीसरे कमरे में गए, तो वहाँ बेड के ऊपर बैठ के पीछे किसी चीज़ में, तो जनाब बंदूक पकड़ी है और जरदारी साहब ऐसे कोने में बैठे हैं, तो कहते हैं कि मैं अपना आखिरी दम तक दिफा करूँगा। उन दिनों में खबरें चल रही थी जरदारी साहब की सेहत अच्छी नहीं है, जहनी मरीज़ बन के हैं, और वाकई इनको जहनी मरीज़ उन्होंने बना दिया था। तो जिस मुल्क का रियासत का सदर जो है, उसकी हैसियत, उसकी अहमियत, उसकी हालत ये हो, अहमद मीर साहब जैसा बड़ा सहाफ़ी जो है वो इंकशाफ कर रहे हों, वो
وہ اتنے کمپرومائز ہو جائیں کہ میں اس لیے خاموش ہوں، میں اس لیے صدر بنا ہوں، میں اس لیے کسی آئین اور قانون اور انصاف کو نہیں مانتا کہ میں نے اپنے بیٹے کو 2.5 سال پورے ہونے کے بعد اگلا وزیر اعظم بنانا ہے۔ تو یہ پورا نظام کمپرومائز ہے، اور جب کسی کو صدر بنانا ہے کھلواڑ، وزیر اعظم بننے کے اوپر تضاد، آرمی چیف کا عہدہ لینے کے لیے اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کسے کہانیاں ہیں، چیف جسٹس لگانا ہو اس کے اندر میرٹ نہیں ہے۔ تو اسی میرٹ کی، اسی آئین اور قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے ایک شخص 2 سال سے جیل میں پڑا عمران خان، اس نے 27 سال سٹرگل کیا کہ اس ملک کے اندر صرف انصاف ہو جائے تو یہ ملک جو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے، اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن یہ ٹھہرے کہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو ہم مائنس کریں گے اور پھر ہی بات آگے بڑھے گی۔ لیکن عمران خان جیسے بندے کو مائنس کرنا آپ کی خام خیالی ہو سکتی ہے، عمران خان کو مائنس کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور اس کی وجہ، آپ ایک طرف 4 تصویریں لگائیں، اس میں عمران خان کو چوتھے نمبر پہ نیچے رکھیں، پہلے آرمی چیف کو رکھیں، پھر چیف جسٹس کو رکھیں، وزیر اعظم کو رکھیں، صدر پاکستان کو رکھیں، اور لوگوں سے کوئی وہ بندہ سروے نہ کروائے جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو، صحافی یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا نون لیگ یا کسی بھی جماعت کا، انڈیپینڈنٹ کسی بیرونی دنیا سے سروے کروا لیں، اور پھر نیچے آپ دیکھیے کمنٹ میں کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس کی ملک کے اندر جو ہے اہمیت ہے۔ آپ اپنی حمایت میں پوسٹ لگاتے ہیں تو لوگ نیچے 90% کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں عمران خان زندہ باد، اور آپ اس عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہو جس کو ووٹ دے کے لوگوں نے خاموش انقلاب لایا ہے۔ اور یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ 2 بڑے فریق ہیں، انہیں ملک کی خاطر ایک میز پر بیٹھنا پڑے گا اور ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ عمران خان ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کیونکہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ شاہد حقان عباسی پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب دیکھیے کہ اس ریاست کے اوپر جو ہے وہ الزام کس نوعیت کا اور بلوچستان پہ قبضہ کس کا ہے۔ ریاست پر سب سے بڑا الزام اس نوعیت کا ہے کہ رحیم یار خان کے مقامی پی ٹی آئی کے ایک عہدیدار ارسلان وقار کا انٹرویو سامنے آیا۔ اس انٹرویو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کی رات کو 12:05 پر 3 سول گاڑیاں اور 2 موٹر سائیکلوں پر لوگ میرے گھر میں آئے، اور میری بیوی اور چھوٹی بہن جو اس وقت گھر پر تھیں انہوں نے میری حاملہ بیوی کو دھکے دیے جس سے مس کیریج ہو گیا۔ انہوں نے میرے بچے کا قتل کیا ہے، اور یہ 9 مئی کے بعد رحیم یار خان میں میرے گھر چھاپے مارتے رہے لیکن اس لیول کا نقصان نہیں کیا جتنا اس دفعہ کیا ہے، یہ ارسلان کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی ایک حاملہ عورت کو دھکے دے کے اس کے پیٹ کے اندر موجود روح جو تھی، اس کی بچہ جو تھا، اس کو آپ نے قتل کر دیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو 9 مئی بلڈنگوں کے اوپر حملے ضرور یاد آتے ہیں، قائد اعظم کا اور کور کمانڈر ہاؤس آپ کو یاد آتا ہے، اپنا جی ایچ کیو یاد آتا ہے۔ یہ جو انسان اشرف المخلوقات ہیں، جس روح نے زمین پہ آنا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا، اس کو دھکے دے کے کس نے مارا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ کو 9 مئی جو تھا وہ زیادہ بڑا ظلم لگ رہا ہے؟ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں اور یہ سامنے آتی رہیں گی، اور سیاسی میدان دیکھیے پھر سے گرم کیسے ہے۔ حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر ظلم و فسادیت کے باوجود وومن ونگ سینٹرل پنجاب کا سیالکوٹ میں کنونشن ہوا ہے، اور خواتین کی بڑی تعداد اس میں شریک ہے، اور پی ٹی آئی تمام ظلم فسادیت کے باوجود کنونشن کیے جا رہی ہے، خواتین اس میں جا رہی ہیں۔ بارس کے الیکشنز ہوئے ہیں اور اس میں عمران خان صاحب کے جو امیدوار تھے وہ جیت چکے ہیں، مٹھائیاں کھا لی گئیں، اور انہی باتوں سے آپ ادراک کیجئے، اندازہ لگا لیجئے کہ عمران خان جس بلا کے اوپر ہاتھ رکھ دے، وہ وکیل ہو، وہ سیاسی میدان کے اندر کوئی کینڈیڈیٹ ہو، وہ کوئی بھی کام کرے، وہ چاہے سوشل میڈیا پہ کام کرنے والا ہو، تو اسے 4 چاند لگ جاتے ہیں، وہ ناکام نہیں ہوتا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، اس کو زمین بوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور عمران خان جو ہیں ان کے ساتھ رہیں گے۔ پھر آرمی چیف صاحب نے یہ جو 26 نومبر کو معاملہ ہوا تھا، اس کا الزام براہ راست موجودہ حکومت اور بالخصوص شہباز شریف اور بالعموم نون لیگ کے اوپر لگا دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فوج نے ملبہ حکومت کے اوپر گرا دیا۔ اور جب علی امین گنڈا پور کی بات ہوئی، آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس میں گولی کیوں چلائی کے حوالے سے بار بار آرمی چیف سے سوال کیا، اور آرمی چیف نے کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کے ماتحت آتے ہیں، حکومت ہمارے ماتحت نہیں آتی۔ یہ آئین کی بات کریں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔
हुकूमत ने आर्टिकल 245 नाफिज किया था, उसके तहत जो कुछ भी हुआ वो हुकूमती अहकामात पर हुआ। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मैंने आर्मी चीफ से पूछा गोली क्यों चलाई, बार बार पूछा, और जब ये बार बार मैंने कहा तो उनका कहना था कि हम हुकूमत के मातहत हैं, हुकूमत हमारे मातहत नहीं है, तो लिहाजा ये गोलियां, ये 26 नवंबर का मामला शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया है, हमने नहीं किया। वो शहबाज शरीफ जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आपने इन बलवाइयों को मार के, कूट के, शहीद करके, जान लेके आपने बड़ा अच्छा किया, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए, पोस्टर्स लगाए गए, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ाई की गई आर्मी चीफ की। जब पता चला कि ये तो हमारे खिलाफ बात है, क्योंकि ये डफर तो हैं, तो उसके बाद फौज ने 2-3 दिनों के बाद बयान दिया कि ये हमने नहीं किया, ये हुकूमत से सवाल कीजिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ की उस वक्त तारीफ करके मलबा उनके ऊपर डाला था। अब आर्मी चीफ अली अमीन गंडापुर को कह रहे हैं कि ये हुकूमत ने किया है, हम उनके अंडर आते हैं, उनका हुक्म मानते हैं, हमने ऐसे नहीं किया। ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनसे पूछिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अमली तौर के ऊपर वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं लगता। वहाँ पे आए रोज़ दहशत गर्दी होती है, वहाँ इतनी मदनियात हैं कि उसके ऊपर पाक फ़ौज का कब्ज़ा है। वहाँ के लोग जो हैं उनको अगवा किया जाता है। पिछले दिनों अगवा करने गए फ़ौजी गाड़ियाँ हमने देखी, ऊपर कैमरा भी लगा है, तो लोगों ने पत्थर मार के अपने लोगों को अगवा होने से बचाया। महरंग बलोच आई, उनको सड़कों पर घसीटा। इंसाफ मांगने आए तो उनको दहशत गर्द और उनको गरदार वतन कहते हैं। बलूचिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किसका है, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और अगर आप इस खौफनाक सूरत हाल को देख लें तो उसकी रोशनी में आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान के ज़िला बोलान से लेकर सिब्बी तक तकरीबन 50 किलोमीटर का इलाका गुज़श्ता 7 घंटों से BLA के मुसल्लह अफराद के कंट्रोल में है। मेन शहरों पर मुकम्मल कब्ज़ा है। हर गुजरने वाली गाड़ी, बस, ट्रक की तलाशी ली जा रही है। अपोजिशन लीडर इस सूरत हाल से मुतल्लिक कई मरतबा मुतला कर चुके हैं, लेकिन किसी के सर के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती कि अपनी ही रियासत, अपनी रियासत का हिस्सा बलूचिस्तान कुदरती मदनियात से माला माल, और वहाँ पे BLA जैसे जो लोग हैं वो हर गाड़ी को रोकते हैं, कभी शिया की बुनियाद के ऊपर मारते हैं, कभी सुन्नी होने की बुनियाद के ऊपर मानते हैं। तो इन चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल हम किससे पूछें? तो आप इमरान खान को खड़े लाइन लगाने की कोशिश करते रहें, उन्हें जेल में रखें, PTI को जो है वो दबाने की कोशिश करते रहें, और इधर जो है आप असल काम करने वाले थे इनको इग्नोर करें। एक वक्त आएगा आप सब लोगों का एहतसाब किया जाएगा। आप अब भी एक्सपोज हुए, नंगे और गंजे होकर रह चुके हैं, आइंदा भी एक्सपोज होते रहेंगे। पहले भी हारे थे, अब भी हारे हैं, और आइंदा भी हारते रहेंगे। इसका बेहतरीन हाल ये है, तमाम लोग अपनी अपनी डोमेन में वापस चले जाएं, भूख जनाद और नफरतें ख़त्म कर दें, एक पेज के ऊपर आए, मुल्क, कौम और मज़हब की खातर अच्छी नीयत रखते हुए आगे बढ़ें। खुदा रहा इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो अपनी अना को पीछे छोड़ दीजिए, किसी को डील करवाने के लिए ज़बरदस्ती कायल करने की कोशिश मत करें। ये इमरान खान आपकी बातों में नहीं आएगा। आपने 15 दिन में सोचा था कि ये जेल नहीं गुजार सकेगा, 4 दिन में नशा करता है तो डील कर लेगा। तो उन चीज़ों को दूर उठा के फेंक दें, गलती को तस्लीम करें, सब एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़ें। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा। YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप स्टडी, वर्क या विजिट वीज़ा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अभी GD कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीज़ा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए।